हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपनी चर्चा संस्कृत के संधि वाले टॉपिक पर चलेगी। संधि का टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा है, अपन इसको 3 पार्टों में पढ़ेंगे। करीब 3 से 4 क्लासें भी हो सकती हैं, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आज अपन स्वर संधि को बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये संधि वाला टॉपिक है, हिंदी से कुछ डिफरेंस होगा, कुछ ही डिफरेंस होगा। और यदि आपने हिंदी का टॉपिक पढ़ा है संधि वाला, तो उससे कोर्स मेलजोल भी खाएगा और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि इसमें से अपन थोड़ी थोड़ी संस्कृत का भी यूज करेंगे कि संस्कृत में हमसे कैसे क्वेश्चन संधि से संबंधित बन सकते हैं। तो उन सभी से मैं आपको धीरे धीरे परिचित कराता रहूँगा। तो अपना टॉपिक रहेगा संधि। क्या टॉपिक रहेगा अपना? संधि से संबंधित। तो संधि से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले संधि से तो अपना यही क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि संधि कैसा शब्द है। तो संधि पढ़ने में तो जैसा लग रहा है कि जैसे स्त्रीलिंग शब्द हो, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जैसा कि मैं बता दूं, तो ये कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग। तो पहला शब्द तो संधि से पूछा जा सकता है, ये कैसा शब्द है? तो ये एक पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सम उपसर्ग है। धातु पूछी जा सकती है, तो दोस्तों कौन सी लगाएंगे? धातु। प्लस प्रत्यय पूछा जा सकता है, तो कि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मैं प्रत्यय आपको पढ़ा चुका हूँ, इसकी जस्ट पीछे वाली क्लास ही प्रत्यय से संबंधित थी। अभी उपसर्ग नहीं पढ़ाया। उपसर्ग का टॉपिक बहुत ही छोटा है, अपन धीरे धीरे इसको कवर करते हुए चलेंगे। उपसर्ग को ही प्रायः बोला जाता है, जो कि संख्या में कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। तो अपन उसकी क्लास ले लेंगे कभी, वो बहुत ही छोटी सी क्लास है। और इससे आप परिभाषा से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो परिभाषा भी जान लीजिए, यानी कि इसकी परिभाषा से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे खाली स्थान देकर के आपको लिख दूंगा परा सन्निकर्षा संहिता। 2 वर्णों को परस्पर समीप में लाना संधि कहलाता है। संधि का ही दूसरा नाम संहिता है। ये लिख दूं, द्वयो वर्णयो परस्परम यत मेलनम तथा संधि कथ्यते। द्वयो वर्णयो परस्पर मेलनम भवति। दोस्तों रह गया भवति। द्वयो वर्णयो परस्पर मेलनम भवति तथा संधि कथ्यते। इसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। और मैंने लिखा संधि का ही दूसरा नाम क्या है? संहिता। इसी को क्या बोलते हैं? संधि का दूसरा नाम। संधि का दूसरा नाम क्या है? संहिता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि संधि का दूसरा नाम क्या है? संहिता है। और ये 2 तत्सम शब्दों के बीच में ही होती है। क्या लिख दूं मैं? संधि तत्सम शब्दों के बीच होती है। तो आपने जाना संधि किसके किसके बीच होती है? तो तत्सम शब्दों के बीच। और ये किस में होता है? सार्थक शब्दों के बीच ही इनका योग होता है। योग कैसा होगा? सार्थक शब्दों का योग होना चाहिए, ना कि निरर्थक। सार्थक शब्दों के बीच संधि होती है। और संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला, जिसको अपन अच बोलते हैं, अच को ही स्वर बोला जाता है, अच या स्वर संधि। दूसरा प्रकार हो जाएगा
हल को ही क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो दूसरी हल या व्यंजन संधि। तीसरा कौन सा होता है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये दूसरा प्रकार है और ये तीसरा प्रकार है। तो आज अपन अच संधि के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, यानी कि स्वर संधि से संबंधित। तो अपन स्वर संधि को पढ़ेंगे। अब अपनी हेडिंग रहेगी स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। पहला अच को ही अभी मैंने क्या लिखा था, स्वर। इसी को स्वर बोलते हैं, अच या स्वर संधि। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, पेन दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देगा। पहली संधि का नाम होगा अयादि संधि। पहले अपने अयादि संधि को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि कौन सी संधि पढ़ लें, अयादि संधि से संबंधित हेडिंग रहेगी। पहली हेडिंग अयादि संधि। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा और संस्कृत में भी पढ़ेंगे। तो अयादि संधि से संबंधित पहले तो आपसे इसका सूत्र ही पूछा जा सकता है। तो पहले सूत्र को लिख लें। इसका सूत्र पूछा जा सकता है कि ये सूत्र किस संधि का है। तो इसका सूत्र होता है एचो यवायव, यानी कि एचोड़ अवा यव। थोड़ा सा दोस्तों आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। एचो यवा। दोस्तों पता नहीं पेन इसमें क्यों नहीं चलता है, मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी होगी। एचो दोस्तों दिख रहा है या नहीं, यवा 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 एचो यवा यवा, ये सूत्र होता है। यानी कि इसमें एच प्रत्याहार वाले वर्ण आएंगे। तो मैं क्या लिख दूं, जैसे संयुक्त स्वरों को लिख दूं यहाँ पर, संयुक्त। थोड़ा सा दोस्तों रुकिएगा, फैन ओपन कर लूँ तभी ये डॉट चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। आप भी थोड़ा इसमें एडजस्ट करते रहिए। और मैं तो दोस्तों कर ही रहा हूँ जैसे कैसे करके, तो आपको भी धैर्य बना के चलना पड़ेगा। दोस्तों मैंने अभी आपको सिर्फ सूत्र से ही परिचय कराया है, और इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। मैं बता रहा था आपको संयुक्त स्वरों के बारे में, यानी कि संयुक्त स्वर। क्या बता रहा था, संयुक्त स्वर। तो इसमें एच प्रत्याहार वाले वर्ण आएंगे। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, एच प्रत्याहार के वर्ण। तो एच प्रत्याहार में मैंने आपको बताए थे वर्ण, जब माहेश्वर सूत्र पढ़ाया तो एच के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे क्या आ जाएगा इसमें, ए आ जाएगा। दोस्तों डॉट नहीं चल रही है, बड़ी ही प्रॉब्लम पड़ती है। यानी कि ए ओ आय और आओ, ये कौन से वर्ण होते हैं, एच प्रत्याहार वाले वर्ण होते हैं। और एच के अंतर्गत यहाँ क्या बन जाएगा, अय आदि अय आदि अय आदि। क्या बनेगा ये, अय आदि। थोड़ा सा दोस्तों, यानी कि अय आदि बन जाएगा। ये के स्थान पर क्या बनेगा, अय। ओ के स्थान पर औ, ए के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आओ। तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि।
इसको याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। मैंने एक साथ लिख दिया है, सूत्र भी बता दिया है। यानी कि इसमें क्या होगा, स्वर इनसे परे हो, इन स्वरों से परे, स्वरों से क्या हो, परे हो। दोस्तों आपको आवाज़ आ रही होगी। अब यानी दूसरा वर्ण इसमें आपको क्या दिख जाए, इसके लिए मैं ट्रैक बता दे रहा हूँ। आप ट्रैक पर ज़्यादा भरोसा करते हैं तो दूसरा वर्ण क्या दिखाई दे जाए, यानी कि कौन कौन सा वर्ण दिखेगा, या वा, या दिखेगा, या वा दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। कौन सी संधि हो जाएगी वहाँ पर, अयादी संधि हो जाएगी। जैसे इसके मैं उदाहरण लिख दूँ, यहाँ पे मैं खूब सारे उदाहरण लिखूँगा दोस्तों, आप निष्कर्ष भी निकालते रहिए। जैसे नयनम, पहला उदाहरण लिखा मैंने नयनम, तो इसमें क्या बनेगा, ए यानी कि ने प्लस ए के साथ क्या बन जाएगा, अनम। मैं एक ही उदाहरण से आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ से क्या निकला, ए, और यहाँ से आ निकला, तो ए के साथ क्या बनेगा, आय। तो क्या बना, ये आय का निर्माण हो जाएगा, क्या बनेगा, आय। इसी प्रकार से नयनम के बाद जैसे भावनम शब्द लिख दिया मैंने, भावनम, तो क्या बनेगा, भौधन, अनम शब्द बनेगा। दूसरा लिख दूँ मैं, जैसे बहुत ही अच्छा शब्द नायका, नायका, क्या बनेगा, आय किस में बनता है, ए बनेगा, यानी कि नय, धन, अका। इसी प्रकार से जैसे पाव का शब्द हुआ, पवित्रा शब्द। देखिए मैं बहुत अच्छा शब्द लिख रहा हूँ, ये शब्द बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है। पवित्रा, तो पोधन, इत्रा शब्द बनता है। अगला उदाहरण लिख दूँ, जैसे पाव का, क्या हो जाएगा इसमें, पावका के साथ क्या बनेगा, पौधन अका नहीं बल्कि पौधन अका, क्या बनेगा, पौधन अका। मैं बहुत ही अच्छे उदाहरण आपको लिख रहा हूँ। जैसे नाविका, तो नौधन एका, यानी कि देखिएगा नाविका शब्द लिख दिया मैंने, क्या बनेगा, नौ धन एका शब्द बन जाएगा। और भी लिख दूं, जैसे चाय का, चय धन अका, चाय का क्या बनेगा, चय धन अका। उम्मीद है आपको अयादी संधि समझ में आ गई होगी। अब अपन दूसरी संधि पर चर्चा करेंगे, यानी कि यण संधि के ऊपर क्या पढ़ेंगे अपन। अब दूसरी संधि यण संधि, तो थोड़ा सा दोस्तों आपको शुरुआत में परेशानी हुई होगी। अपन स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे हैं, उसमें से पहला प्रकार देख लिया है। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि अब वो 5G वाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया है, तो थोड़ी सी क्लासें भी अब मुझे छोटी छोटी लेनी पड़ सकती हैं। अब दूसरी हेडिंग रहेगी यण स्वर संधि के बारे में। दूसरी संधि कौन सी पढ़ेंगे, यण संधि। तो यण संधि का भी सूत्र जानेंगे। एको यणचि, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र भी लिख लें। क्या हो जाएगा इसका सूत्र, यानी कि एको, क्या लिख दूँ मैं, एको यणचि, एको यणचि। इसका सूत्र क्या होता है, एको यणचि, यानी कि यका और यण और अच के अंतर्गत वर्ण ऐसे आते हैं। जैसे मैं लिख दूं एक वाले वर्ण, पहले क्या लिखूं, एक, तो एक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ई, उ, री, री, ई, उ, और कौन सा, री और लिरी वर्ण आता है। तो इसके अंतर्गत क्या आदेश हो जाता है, यण आएगा, यानी कि यण। जैसे उसमें अयादि, तो इसमें यण बनेगा। जैसे ई का क्या हो जाएगा, या, उ का वा, री का रा,
ली का ला, इस प्रकार से बनेगा। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। फॉर्मूला समझिए या जो भी आपको समझना हो, ई के स्थान पर क्या होगा या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला। लेकिन स्वर कैसा होना चाहिए? असमान स्वर परे। स्वर कैसा होगा? असमान स्वर परे। असमान स्वर रहने पर या परे रहने पर, ऐसा असमान स्वर परे। जैसे लिख दूं मैं या ये लिख दूं, देखिएगा। इसके लिए भी ट्रिक बता दूं आपको पहचानने के लिए। ट्रिक समझिए आज जो भी समझना हो। दूसरा वर्ण कैसा दिखेगा? दूसरा वर्ण आधा दिखाई देगा। दूसरा वर्ण कैसा दिखाई दे? आधा दिखाई दे। तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यह संधि दूसरा वर्ण कैसा होगा? आधा दिखाई देना चाहिए। जैसे उदाहरण लिख दूं मैं, प्रत्येकम। प्रत्येकम देखिएगा दूसरा वर्ण कैसा है? आधा है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रति धन एकम। देखिए यहाँ से क्या निकला? ई। यहाँ से क्या निकला? ए। असमान स्वर होना चाहिए। तो इसके स्थान पर क्या होगा? ई के स्थान पर या आदेश हो गया और इसके स्वर की मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा। तो प्रत्येकम शब्द बन जाएगा। जैसे मध्वरी, देखिए कितना अच्छा उदाहरण है ये। दूसरा उदाहरण मध्वरी। तो ये क्या बनेगा? वा किसके साथ बनता है? ऊ के साथ। तो क्या हो जाएगा? मधु धन अरि शब्द बनेगा। जैसे मैं दूसरा उदाहरण लिख दूं आपको, धात्रांश। देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण लिख रहा हूँ जो कि पूछे जाते हैं हमसे, यानी कि धात्रांश। ये दोस्तों त्रा होगा यहाँ पर, ना कि ये वाला। धात्रांश। धात्रांश में क्या बनेगा? धात्र धन अंश शब्द बन जाएगा। धात्र प्लस अंश। जैसे लाकृति, ये भी शब्द बहुत अच्छा है। लाकृति क्या बनेगा? यहाँ से लिर्धन आकृति शब्द बनेगा। अब देखिएगा और भी अच्छा उदाहरण लिख दूं, जैसे स्वागतम। स्वागतम क्या होगा? सुधन आगतम। इस प्रकार से आपको संधि आनी चाहिए। जैसे अगला उदाहरण लिख दूं बहुत ही अच्छा, देखिएगा लाधार। ये उदाहरण बहुत अच्छा है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाधार क्या बनेगा? यहाँ से ला कैसे निकलेगा? लिर प्लस आधार क्या बनेगा? लाधार। जैसे साधुओपास्य क्या लिख दूं मैं? शुद्धोपास्य। देखिएगा और भी अच्छा उदाहरण लिख दूं, शुद्धोपास्य। इससे क्या निकला? देखना, सुपूरा। इससे धा के साथ ई बनेगा तो शुद्धि प्लस उपास्य, तो शुद्धोपास्य हो जाएगा। इस प्रकार से यड़ संधि भी अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपन संधि गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। अब कौन सी संधि होगी? गुण संधि। तीसरी संधि को पढ़ेंगे। गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। कौन सी? गुण संधि। तो गुण संधि का पहले सूत्र जाने। तो गुण संधि का सूत्र क्या होता है? अदेंग गुणा। क्या होता है? अदेंग गुणा। क्या होता है दोस्तों? अदेंग गुणा। अदेंग गुणा। इसके दो सूत्र होते हैं दोस्तों, एक आदि गुणा, एक अदेंग गुणा। तो अदेंग गुणा कौन सा सूत्र है? ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। इसको कौन सा सूत्र बोलते हैं? गुण संज्ञा विधायक सूत्र। कौन सा है ये? गुण संज्ञा विधायक। गुण संज्ञा ये विधायक सूत्र है। जैसे गुण संज्ञक वर्ण पूछे जा सकते हैं तो कौन कौन से होते हैं मैं बता भी चुका हूँ। आ, ए,
ओ, इनको क्या बोलते हैं? गुण संज्ञक वर्ण। थोड़ा सा स्पीड से देख लेंगे। गुण संज्ञक वर्ण। और एक कार्य करने वाला सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी लिख दूं, जैसे आद गुणा। ये सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, आद गुणा। ये कौन सा सूत्र है? ये कार्य करने वाला सूत्र है। कार्य करने वाला सूत्र क्या हो गया? आद गुणा हो गया। यानी कि आ या आ के बाद क्या लिख दूं मैं? आ या आ के बाद क्या आ जाए दोस्तों? आ या आ के बाद एक वर्ण आ जाए, यानी कि एक बोल दूं तो ई, ऊ और री और री। एक के अंतर्गत यही वर्ण आते हैं कि रहने पर क्या हो जाए? दोनों के स्थान पर ए, ओ, अर और अल आदेश हो जाता है कि रहने पर क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर, ये जो दोनों हैं, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? ई के साथ क्या आदेश हो जाएगा दोस्तों? ए और ओ, आर या और क्या आदेश हो जाता है? अल आदेश हो जाता है। अल आदेश हो जाता है। देखिएगा, यदि आपको समझ में ना आया हो तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे आ के साथ में क्या मिला दूँ? या दीर्घ आ, यही लिखा आया। आ के साथ इसको मैंने किसके साथ जोड़ दिया? ई या ई के साथ, ई या दीर्घ ई के साथ, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। यही लिखा है मैंने, ना कि कुछ और। जैसे इसी प्रकार आ या इस आ के साथ क्या जोड़ दूँ? ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, तो क्या बनेगा? यहाँ से ओ बनेगा। ओ का निर्माण होगा इसी प्रकार, ह्रस्व आ और दीर्घ आ के साथ। अब मैं किसको जोड़ रहा हूँ दोस्तों? री को जोड़ रहा हूँ। किसको? री। ये ह्रस्व री या ये दीर्घ री, तो इसके स्थान पर क्या बनेगा? अर हो जाएगा। इसी प्रकार ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ री जोड़ दूँ। इसका तो दीर्घ होता नहीं है, तो इसको दीर्घ तो लिखेंगे नहीं। तो क्या आदेश हो जाएगा? अल आदेश हो जाएगा। या आपको ऐसा दिख जाए दूसरा वर्ण, इसके लिए भी ट्रिक देख लीजिए। आप ट्रिक पर ज़्यादा भरोसा करते हैं तो इसकी भी ट्रिक बता दे रहा हूँ। यानी कि आपको क्या दिख जाए? दूसरा वर्ण ए या ओ दिखाई दे, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। जैसे देखिएगा, मैं बहुत ही अच्छे उदाहरण लिख दूँ। बहुत सारे उदाहरण लिखूँगा मैं। जैसे उपेंद्रा क्या बनेगा? उप धन इंद्रा। देखिएगा, यहाँ से आ निकला, यहाँ से ई निकला। यही बताया था। आ या ई के साथ क्या बनेगा? ए। क्या शब्द बन गया? ए। उपेंद्रा शब्द हो गया। जैसे हेतोपदेशा, दूसरा उदाहरण लिख दूँ। बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये, हेतोपदेशा। और मैंने बताया दूसरा वर्ण आपको क्या दिखाई दे? ए। तो देखिए, इसमें एक की मात्रा है और इसमें ओ की मात्रा है, वो भी दिखाई दे रहा है। क्या बन जाएगा? हेतोपदेशा में तो क्या बनेगा? हेत प्लस उपदेशा। कौन सा बनेगा ये? हेत प्लस उपदेशा। मैं अच्छे उदाहरण लिखूंगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जैसे देवऋषि शब्द पूछा जा सकता है। ये शब्द बहुत ही अच्छा है, देवऋषि। क्या बनेगा यहाँ से? देव प्लस ऋषि, तो कौन सा शब्द बना? ये देवऋषि शब्द बना। जैसे तवल लकारा शब्द बहुत अच्छा है ये, तवल लकारा। क्या बनेगा यहाँ से? क्या बन जाएगा दोस्तों? तव प्लस ऋकारा, तव प्लस ऋकारा शब्द बनेगा। और भी देखिएगा, मैं
कुछ अच्छे से उदाहरण लिख दूं, जैसे गंगोत्कम। देखिएगा बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, जैसे गंगोत्कम। गंगोत्कम क्या बनेगा, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, गंगोत्कम। गंगोत्कम ऐसे भी शब्द लिख के आ सकता है, ऐसे भी। तो इसका क्या बन जाएगा, गंगा प्लस उद्गम। तो इस प्रकार से गुण संधि भी अपने लगभग पूरी तरीके से दोस्तों क्या हो गई, पढ़ ली है अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। अगली संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि। संधि का चौथा प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। सुर संधियों को थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे और आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि गर्मी भी है, फैन भी ओपन है, तो थोड़ा सा आवाज़ क्लियर उतनी ज़्यादा नहीं आ रही होगी, लेकिन आप समझदार हैं, आप सब समझते हैं, तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। तो अपन पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। क्या पढ़ें, वृद्धि संधि, चौथी हेडिंग रहेगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो इसका भी सूत्र होता है, तो सूत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सूत्र किसका है, तो आपको सूत्रों को भी याद करके चलना पड़ेगा। वृद्धि राधेश क्या होता है, वृद्धि, जब मैंने वृद्धि राधेश दोस्तों मैंने आपको सूत्र पढ़ा दिए हैं, तो वहाँ से भी आप शायद दूसरी क्लास थे। ये कौन सा सूत्र होता है, ये भी वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सा सूत्र है ये, जैसे वो गुण संज्ञा विधायक सूत्र था, तो ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। जैसे इसका कार्य करने वाला भी सूत्र पूछा जा सकता है, तो क्या होता है, वृद्धि रेचि। क्या होता है, वृद्धि रेचि। ये कौन सा है, ये कार्य करने वाला सूत्र है। कौन सा सूत्र है ये, कार्य करने वाला। वृद्धि संज्ञक वर्ण भी पूछे जाते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण, वो भी लिख दूं मैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, आ, ए, औ, ये सब मैं लिखा चुका हूँ। आ दीर्घ वाला आ है ये, और ये दीर्घ वाला है, आ, ए और आओ। ये कौन सा है, वृद्धि संज्ञक वर्ण बोलते हैं इनको। तो दोस्तों आपसे इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये 3 ऑप्शन में दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एक गुण संज्ञक वर्ण दे देगा, या ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा गुण संज्ञक वर्ण है। तो पूछने के तरीके कई प्रकार के हो सकते हैं, उसको कैसा अच्छा लगता है। आया, आ के बाद, जैसे उसमें लिखा था, मैं लिख दूं आ, या आ के बाद क्या आ जाए, एच प्रत्याहार वाले वर्ण आ जाएं। तो एच के अंतर्गत क्या आता है, ए, ओ, ए और औ के रहने पर, दोनों के स्थान पर आ, ए, ओ, ए, औ के रहने पर, के रहने पर, इन दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों के स्थान पर आया, आओ, आए या आओ, एक आदेश हो जाता है, हो जाता है। जैसे इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, वो उदाहरण भी चर्चा कर लें। जैसे मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण लिख दूं, जैसे सदैव, क्या बनेगा यहाँ से, सदा, धन, एवं। अब देखिएगा जो मैं उदाहरण लिखूँगा, बहुत ही अच्छा उदाहरण लिखूँगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देव शौर्यम लिख दूँ,
यानी कि दे व शौर्यम, क्या लिख दूँ मैं, देव शौर्यम, देव शौर्यम। तो यहाँ से क्या बनेगा देखिएगा, देव धन ऐश्वर्यम, ना कि ए, तो ऐश्वर्यम, देव शौर्यम शब्द बनेगा यहाँ से। जैसे और भी अच्छा उदाहरण लिखना चाहूँ मैं, जलौघा, देखिएगा जलौघा, जलौघा क्या बनेगा, जलधन औघ्रा। ऐसे उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। जैसे संस्कृत भाषावा, जैसे बहुत ही अच्छा उदाहरण लिख दूँ, देखिएगा संस्कृत भाषावा, यहाँ से क्या बनेगा, संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत भाषा प्लस एवा महेशौर्यम, जैसे महेशौर्यम लिख दूँ, महेशौर्यम, महेधन ऐश्वर्यम हो जाएगा, महेशौर्यम क्या बनेगा, महाधन ऐश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम। इस प्रकार से वृद्धि संज्ञा से, वृद्धि संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं तो दोस्तों 2-4 उदाहरण ही लिखा पाऊँगा, आपको तो याद करने ही पड़ेंगे। जैसे देखिएगा जनैकता, बहुत ही अच्छा उदाहरण याद आ गया। जैसे जनैकता क्या बनेगा, जन प्लस एकता। तो ये कौन सी संधि थी, वृद्धि संधि। अब अपन दीर्घ संधि को पढ़ लेंगे। दीर्घ संधि तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी को आती भी होगी, इसलिए मैंने पहले कठिन वाली संधियों को पढ़ाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम सबसे पहले जिस विषय वस्तु को पढ़ते हैं वो बहुत ही जल्दी हमें याद हो जाती है। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि आप यदि इस संधि को पढ़ें और आपको याद हो जाए, सिंपल संधि तो हम पढ़ ही लेंगे। जैसे अब अपनी हेडिंग रहेगी दीर्घ संधि के ऊपर। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे, दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करेंगे। 5वां प्रकार होगा, 5वां हो या चौथा, जो भी प्रकार हो आप डाल लेना। दीर्घ संधि, तो इसका भी सूत्र देख लीजिएगा, आकाश वर्ण दीर्घा, यानी कि क्या होता है इसका सूत्र, अका, अका क्या हो जाएगा, अका सवर्ण, अका सवर्ण दीर्घा, यानी कि अक प्लस अक, सवर्णी वर्ण होना चाहिए इसमें, यानी कि अक आ ई उ री के स्थान पर, या ये लिख दूँ आकाश वर्ण आ, और कौन सा होगा, ये सब हो जाएगा प्रत्याहार वाले, आ ई उ री री के स्थान पर, के स्थान पर, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, स्वर रहने पर दीर्घादेश हो जाता है। इनके स्थान पर स्वर रहने पर क्या आदेश हो जाएगा, दीर्घादेश, दीर्घादेश, संधि रूप लिख दिया है मैंने, दीर्घादेश हो जाता है। यानी कि आक प्लस आक, जैसे ये लिख दूँ मैं आ, ये ह्रस्व आ या दीर्घ आ मिल जाए इसी के साथ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ, तो इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। या ये लिख दें पहले आ, दीर्घ आ भी मिल सकता है, ह्रस्व आ भी मिल सकता है, और इसके साथ क्या मिल जाए आपको, एक साथ ही दोस्तों मैंने लिख दिया है। इसी प्रकार ह्रस्व ई, इस ह्रस्व ई के साथ ये ह्रस्व ई मिल जाए, या दीर्घ ई, ये दीर्घ लिखा है तो यहाँ से क्या बनेगा, दीर्घ ई। इसी प्रकार ह्रस्व उ या दीर्घ उ के साथ ह्रस्व उ मिले,
या दीर्घ ऊ मिले तो आपको क्या मिलेगा, दीर्घ ऊ का निर्माण इसी प्रकार ह्रस्व री या दीर्घ री के साथ ह्रस्व री मिल जाए या दीर्घ री मिल जाए तो कौन सा सदैव दीर्घ री ही बनेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं इसके उदाहरण लिख दूं, देखिएगा, जैसे देवालया, देवालया, विद्यालय, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं वही उदाहरण लिखूंगा जो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देवधन, आलया, देवों का घर, आलय किसको बोलते हैं, घर को बोलते हैं। जैसे बहुत ही अच्छा और उदाहरण लिख दूँ मैं, भानुदय, देखिएगा भानुदया, आप इसमें ह्रस्व लगा देते हैं, बल्कि दीर्घ होता है, यहाँ ह्रस्व होता है, भानु प्लस उदया शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी, जैसे कपीसा, कपीधन, ईसा, और कौन सा शब्द हो गया, जैसे कपीसा, इसमें ये वाला कपी देखना ह्रस्व वाला होता है ना कि दीर्घ, कपी प्लस ईसा शब्द बनेगा। इसी प्रकार से और भी, देखिए कितना अच्छा उदाहरण लिख दूं मैं, जैसे नास्ति शब्द लिख दूं, ये मुझे उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। ऐसे उदाहरण को उसमें दोस्तों संस्कृत में हमसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो ना धन अस्ति, तो क्या बनेगा, नास्ति शब्द बन जाएगा। जैसे मुरारी, और कौन सा उदाहरण लिख दूँ बहुत ही अच्छा, मुरारी शब्द लिख दिया, क्या बनेगा, मूर्धन अरि। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इनको जाना। अब अपन देखेंगे पूर्व रूप संधि के बारे में चर्चा करेंगे। अगली संधि होगी पूर्व रूप संधि। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पूर्व रूप और पर रूप संधि से। फिर इसके बाद अपन व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। तो आज थोड़ी सी क्लास में भी दिक्कतें हो रही हैं, आप मैनेज करके चलते रहिए। पूर्व संधि के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व संधि से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो क्या होता है, एंगा पदांता दति, क्या होता है, एंगा, क्या होता है इसका सूत्र दोस्तों, एंगा पदांता, एंगा पदांता दति, एंगा पदांता दति, ये क्या है, सूत्र लिखा है मैंने। और इससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि पद के अंत में क्या हो, एंग हो, एंग प्रत्याहार वाले वर्ण जैसे ए और ओ के रहने पर। उसके बाद क्या आ जाए दोस्तों, ह्रस्व आ के रहने पर, तो क्या होता है, वो पूर्व की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है और ह्रस्व के स्थान पर सिर्फ अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। तो मैंने क्या लिखा, पद के अंत में, पद के अंत में एंग, एंग बोल दूं तो जैसे ए और ओ, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत यही वर्ण आते हैं। ए ओ के रहने पर, के रहने पर, इसके स्थान पर रहने, एंग रहने के रहने पर ह्रस्व आ, इसके स्थान पर क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा, ह्रस्व आएगा, के रहने पर ह्रस्व आ आने पर पूर्व संधि यानी पूर्व की स्थिति बनी रहती है। पूर्व की स्थिति ज्यों का त्यों बना रहता है, पूर्व की स्थिति बनी रहती है। सिर्फ क्या होगा, आ के स्थान पर, आ के स्थान पर क्या होगा, अवग्रह, अवग्रह बोलें तो खंडाकार, ये इसको क्या बोला जाता है, खंडाकार चिन्ह भी बोला जाता है, अवग्रह या खंडाकार। खंडाकार बोल दूँ तो यानी कि ऐसा आकार, खंडाकार हो जाता है। बस सिर्फ आ के स्थान पर इसको आपको खंडाकार बना देना है और पूरी ज्यों की त्यों संधि रहेगी। जैसे इसके भी उदाहरण लिख दूँ मैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं मेरे पास। जैसे हरेवा,
हरे इस प्रकार से अवग्रह चिन्ह दिखेगा आपको। क्या बचेगा यहाँ से शब्द हरे धन। मैंने क्या बताया, हरे धन अवग्रह के स्थान पर आ ह्रस्व आ के, तो ह्रस्व आ आवा, इस प्रकार से हरे अवा शब्द बन गया। जैसे विष्णु अवा, जैसे विष्णु आ, ऐसे उदाहरण हमसे पूछे जाते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, विष्णु धन अवा। अब अपन हो सकता है कि यहीं पर एक साथ पर रूप संधि को भी ख़त्म कर दें दोस्तों। अब मैं अगली संधि आपको बता दूं, पर रूप संधि। तो अपनी स्वर संधि का टॉपिक यहीं से ख़त्म हो जाएगा। पर रूप का सूत्र होता है एंग पर रूपम। इसका सूत्र क्या होता है, एंगी पर रूपम। ये क्या है, इसका सूत्र है। तो मैंने इसके बारे में क्या लिखा, यानी आ या आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ, वर्णांत क्या हो, इसमें उपसर्ग आएगा। उपसर्ग के बाद एंग ए ओ के रहने पर क्या होता है, पर रूप संधि हो जाती है। यानी कि आ, मैंने क्या लिखा, ह्रस्व आ या आ वर्णांत उपसर्ग के बाद एंग, ऐसा भी लिख सकता है, एंग ए ओ, इनके अंतर्गत यही आते हैं। ए ओ के रहने पर कौन सी संधि होती है, पर रूप संधि होती है। देखिएगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, उपसर्ग, तो वहाँ पे पर रूप संधि, जबकि पूर्व रूप में क्या है, इसमें सिर्फ अवग्रह चिन्ह होता है। तो इसके भी उदाहरण देख लें आप 2-4। जैसे मैं इसका उदाहरण लिख दूँ, प्रेज्यते। देखिएगा, बहुत ही अच्छा उदाहरण लिख रहा हूँ, प्रेज्यते। तो प्रे तो उपसर्ग हो गया प्लस एंग वाला वर्ण, जैसे ए जिते, तो क्या बनेगा, प्रेज्यते शब्द बन जाएगा। जैसे उपोसती शब्द लिख दिया मैंने, कौन सा, उपोसती। क्या बचेगा, उपसर्ग आया, देखिएगा। और क्या बचेगा, ओसती। क्या बनेगा यहाँ पर, ओसती शब्द बन जाएगा, उपोसती। इस प्रकार से आप इन उदाहरणों को भी याद रख सकते हैं। और भी उदाहरण मैं लिखना चाहूँ, जैसे देखिएगा, ये उदाहरण, इसको ना समझ बैठना, यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे बहुत ही अच्छा उदाहरण, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, जैसे मनीषा। तो मन धन ईसा नहीं कर देना दोस्तों, नहीं तो अपना गलत हो जाएगा। तो मनस धन ईसा, क्या होगा, मनस धन ईसा। तो इसमें कौन सी संधि है, पर रूप संधि है। इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना। ये वर्ण बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे और भी अच्छा उदाहरण लिख दूं, देखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पतंजलि में कौन सी संधि है, तो पर रूप संधि है। तो क्या बनेगा, पतत प्लस अंजलि। तो पतंजलि में कौन सी संधि हुई। जैसे और भी अच्छा उदाहरण लिख दूं, ये भी उदाहरण बहुत पूछा जाता है, सकंधु। क्या बनेगा यहाँ से, शक प्लस अंधो। तो यहाँ पर कौन सी, सभी में ये पर रूप संधि के उदाहरण है। जैसे और भी उदाहरण आप लिखना चाहो, बनाना चाहो, बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। जैसे कुलटा, कुलधन, अटा। तो आपने जाना पूर्व रूप और पर रूप संधि के बारे में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने स्वर संधि को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब जो हमारी क्लास होगी वो व्यंजन संधि के ऊपर होगी, फिर इसके बाद अगली क्लास विसर्ग संधि के ऊपर होगी। तो इस प्रकार से फिर अपन उपसर्गों को पढ़ेंगे। और दोस्तों जो लकार बचे हैं, धातु रूप, शब्द रूप, अभी बहुत कुछ बाकी है, समास पढ़ना बाकी है। तो दोस्तों धीरे धीरे आपको क्लासें मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं एक दिन में इतना सारा पढ़ा देता हूँ तो आप क्लास को नहीं देखते, इसलिए अब मैं आपको बड़ी बड़ी क्लासें उपलब्ध नहीं कराऊंगा। आपको मैं छोटी छोटी क्लासें दूंगा और आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।